नमस्कार बच्चों, मैं वसुधा रेणु तिवारी हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 12 की कविता जिसका शीर्षक है गुरु और चेला। इसके कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। हम लोगों ने यह कविता एक कहानी के रूप में पढ़ी थी जिसका शीर्षक होता था अंधेर नगरी और चौपट राजा। आपके मम्मी पापा ने भी ज़रूर पढ़ी होगी। तो चलिए पढ़ते हैं यह कविता। यह बहुत ही मज़ेदार कविता है, आप लोगों को पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। गुरु और चेला, इसका अर्थ होता है गुरु तो आप लोग जानते ही हैं, चेला का मतलब होता है शिष्य। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था नधेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। धेला का मतलब होता है मिट्टी का एक टुकड़ा। तो एक गुरु थे और एक चेला था, चेला यानी शिष्य होता है। दोनों घूमने निकले लेकिन उनके पास एक मिट्टी का ढेला मतलब एक टुकड़ा भी नहीं था, अर्थात इसका अर्थ होता है कि उनके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ घूम रहे थे। उन्हें चलते चलते एक नगर मिला, एक शहर मिला जिसकी सड़कें बहुत ही चमक रही थी, चमकदार थी, मतलब बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा शहर मिला था। और उसकी डगरी, डगरी मतलब होता है रास्ता, रास्ता भी चमक रहा था। मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। ग्वालिन का अर्थ होता है, ग्वाला होता है इसका पुल्लिंग, जो दूध बेचने वाला होता है उसकी स्त्री को ग्वालिन कहते हैं। गगरी का अर्थ होता है मटकी। तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक ग्वालिन मिली, ये आप देख रहे हैं, ये ग्वालिन जो शीश पर मटकी रखे हुए हैं। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, तो गुरु ने कहा कि ग्वालिन थोड़ा धीरे चलो, रुको, हमारी बात सुनो। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बसता बाजा। तुम बताओ कि ये कौन सी नगरी है, कौन सा शहर है और यहाँ के राजा कौन है। सुयस, सुयस का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत, मान सम्मान, प्रसिद्धि। तो गुरु ने कहा कि यहाँ के राजा कौन है जिसकी प्रसिद्धि हर तरफ फैली हुई है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो ग्वालिन ने कहा कि महाराज पंडित, आप हमारे शहर में पधारे हैं, आए हैं। इस शहर का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ के राजा का नाम है अनबूझ राजा। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, टके सिर, टका का मतलब होता है 1 रुपया। तो यहाँ पर भाजी भी टके सिर मिलती है। सेर एक चीज़ों को मापने की एक इकाई है, जैसे हम लोग अभी किलोग्राम में मापते हैं, 1 किलो 2 किलो कहते हैं, तो पहले के समय में सेर में नापा जाता था और टका रुपया को कहते हैं। तो यहाँ पर टके सिर भाजी, 1 किलो भाजी भी 1 रुपए की मिलती है। और खाजा, खाजा एक मिठाई होती है, आप लोग जानते होंगे, मैदे की एक मिठाई, आप लोग ज़्यादातर उड़ीसा वगैरह गए होंगे, जगन्नाथपुरी, तो वहाँ पर प्रसाद के रूप में एक मिठाई मिलती है, उसे ही खाजा कहा जाता है। तो मिठाई भी यहाँ पर टके सिर भाव में मिलती है और भाजी भी टके सिर भाव में मिलती है, मतलब हर चीज़ 1 टके में ही आपको मिल जाती है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु जी बहुत ही समझदार थे, अनुभवी थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। तो गुरु ने कहा कि यहाँ रहना ठीक नहीं लगता, जहाँ पर हर चीज़ 1 रुपए की शेर भर मिलती होगी, तो ऐसी नगरी का क्या भरोसा, यहाँ क्या शासन होगा, क्या व्यवस्था होगी, राजा कैसा होगा। क्योंकि जब 1 रुपए में राजा हर चीज़ बेचता है तो वो अपने देश कैसे चलाएगा। देश को चलाने के लिए हर तरह की व्यवस्था करनी होती है, कर लगाना होता है, हर चीज़ का एक निश्चित मूल्य होता है। अगर 1 रुपए में राजा बेचने लगा हर चीज़ को, तो फिर वो अपने देश को चलाने के लिए धन कैसा लाएगा, वो उसकी देश की न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी होगी। तो गुरु बहुत समझदार थे, उन्हें समझ में आ गई बात कि राजा किस तरह का होगा। गुरु ने कहा कि मुझे अपनी जान नहीं देना है और मुझे किसी तरह के मुसीबत में, परेशानी में भी नहीं पड़ना है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, अंधेर मतलब न पता नहीं कि कौन सी मुसीबत कब यहाँ पर आ जाए। क्षण का मतलब होता है पल, किस पल यहाँ पर कौन सी मुसीबत आ जाए, यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लगता। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। विवश का मतलब होता है मजबूर। तो गुरु ने कहा, गुरु ने बहुत समझाया लेकिन चेला उसकी बात नहीं मानता है। तो गुरु जी मजबूर होकर अपने रास्ते लौट गए, वापस आ गए। गुरु जी गए, रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला।
तो चेले के मन में थोड़ा-सा लालच आ गया था। शिष्य ने सोचा कि मैं अकेला रहूँगा और खा पी कर अच्छा मोटा हो जाऊँगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। रेल पेला का मतलब होता है लाइन, धक्का मुक्की। हाट यानी होता है बाजार। तो चेला आज बाजार देखने चला, तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पर तो अजब ही धक्का मुक्की हो रही थी, रेलम पेला हो रहा था। टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तो वहाँ पर हल्दी भी टके सेर मिल रही थी और जीरा भी टके सेर, ककड़ी भी टके सेर मिल रहा था और खीरा भी टके सेर। मतलब हर चीज़ का 1 टका ही मोल था, 1 टके में 1 सेर हर चीज़ मिल जा रही थी। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो वहाँ पर रबड़ी और मलाई मतलब हर मिठाई भी वहाँ पर टके सेर मिल जा रही थी। और चेले ने बहुत दिन तक वहाँ पर मलाई खाई, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। और अब आगे का हाल सुनिए, क्योंकि वो अंधेर नगरी था और राजा भी वहाँ का अनबूझ था। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो एक ऐसा समय आया, बरसात का दिन आया, बिजलियाँ चमक रही थी हर तरफ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजलियाँ झमक रही थी और इतनी तेज़ बरसात थी कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी मूसलाधार बारिश थी कि वहाँ पर उस राज्य में एक दीवार जो थी वो गिर गई। दीवार गिरते ही जैसे ही राजा को सूचना मिली, वो अपनी सवारी लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गए। और संतरी उन्होंने अपने नौकर को, दास को टपट कर मतलब डांट कर बुलाया और पूछा कि ये दीवार किसने गिरी और इस दीवार को किसने गिराया, क्यों गिर गई यह दीवार। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह मोटी घनी थी। तो संतरी जो था वो राजा के पास आया और डरते हुए इसने कहा कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। खता का मतलब होता है दोष या गलती। तो संतरी ने कहा कि महाराज इसमें न मेरी कोई गलती है न मेरा दोष है, ये दीवार तो पहले से ही कमज़ोर थी और इतनी मूसलाधार बारिश हुई, ये पतली सी दीवार थी इसलिए गिर गई। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कारीगर का मतलब होता है मिस्त्री, राजमिस्त्री जो घर वगैरह बनाता है। तो संतरी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कारीगर के ऊपर सारा दोष थोप दिया और कहा कि महाराज इसमें सारा दोष जो है, सारी गलती है वो कारीगर की है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि वो झट से ही गिर गई। उसके ऐसा कहते ही महाराज ने कारीगर को बुलाने का आदेश दे दिया। कारीगर को बुलाया गया। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे उर्दू फारसी के शब्द हैं जो आप लोगों को उसके अर्थ भी जानने चाहिए। तो राजा ने कहा कि गलती अगर कारीगर की है, मिस्त्री की है, तो उसको ज़रूर दंड दो, सजा दो। अगर इसकी गलती है तो तुरंत ही उसको फांसी पर चढ़ा दो। कज़ा का मतलब होता है मृत्यु, मृत्युदंड। जरा का मतलब होता है थोड़ा। तो कारीगर ने बोलने में ज़रा भी देरी नहीं की, उसने तुरंत कहा कि महाराज इसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं है, और अगर गलती होती भी तो क्या एक दीवार गिराने के दोष में किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यह भिस्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। तो छुड़ाने के लिए किसका नाम लिया? भिस्ती का। उसने कहा कि महाराज मेरी गलती नहीं है, यह तो भिस्ती की गलती है, ये उसी की शरारत है। उसने क्या किया? उसने गारा ज़्यादा गीला कर दिया। गारा का मतलब होता है वह मिश्रण जिससे ईंटों की जुड़ाई की जाती है। तो उसने मिश्रण को, उसने रेत और सीमेंट का जो मिक्सचर बनाया था उसको ज़्यादा ही गीला कर दिया, और ये उसी की ही गफलत मतलब ये उसी की ही लापरवाही है। राजा ने कहा कि भिस्ती की गलती है तो भिस्ती को बुलाओ और उसे ही जल्दी फांसी पर चढ़ा दो। भिस्ती यानी वो आदमी होता है जो मिस्त्री के साथ, कारीगर के साथ मजदूर के रूप में कार्य करता है, जो पानी वगैरह लाता है।
चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया। भिश्ती को बुलाया जाता है। भिश्ती दौड़ा दौड़ा आया महाराज के बुलाने पर, और उसने तुरंत कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये गलती तो उसकी है जिसने मशक को बनाया है। मशक चमड़े का एक थैला होता है जिसमें पानी भरा जाता है, पानी लाया जाता है। तो ये उसकी गलती है जिसने मशक को बनाया, और उसने ऐसा मशक बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता था। तो ज़्यादा पानी आता था, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया। तो अब ये अपनी समझदारी भी होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा पानी आता है तो उतना ही पानी डालना चाहिए था भिश्ती को, जितना कि गारा था। मतलब जितना कि रेत और सीमेंट का मिश्रण था, तो उसको उसके बराबर ही पानी डालना चाहिए था। लेकिन ये अंधेर नगरी थी, राजा ही अनबुझ था, राजा ही बेवकूफ़ था, इसलिए वहाँ की प्रजा भी उसी तरह थी। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसमें इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की यह हिकमत। अब मशक वाले को बुलाया जाता है। मशक वाला वो होता है जो मशक बनाता है। ये जो आप चमड़े का थैला देख रहे हैं, इसी को ही मशक कहा जाता है। तो मशक वाला ये मशक बनाता है जानवरों के चमड़ी से। तो मशक वाले को बुलाया गया। मशक वाले ने भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए किसी और का नाम लिया होगा। तो मशक वाले ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मंत्री की गलती है। गफलत का मतलब होता है ये उन्हीं का दिमाग है, उन्हीं की बुद्धि है, उन्हीं का उपाय है। तो ये मंत्री का दिमाग दिया हुआ था, ये उन्हीं की शरारत है। हिकमत मतलब ये उन्हीं का दिमाग है, ये उन्हीं की युक्ति है। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ये गलती है न मेरी, ये गलती वीरानी। तो उसने कहा कि मंत्री जी ने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिला दिया, और चमड़ा जितना बड़ा था, मैं तो इतना ईमानदार हूँ कि मैंने चमड़ा बिल्कुल भी नहीं चुराया, काटा भी नहीं। जितना बड़ा चमड़ा था, मैंने पूरे चमड़े का मशक बना दिया। अब चमड़ा ज़्यादा था, इसलिए बड़ा मशक बना, और बड़ा मशक बनेगा तो ज़्यादा पानी भरेगा। तो ये मेरी इसमें गलती नहीं है, ये गलती वीरानी यानी ये किसी और की गलती है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। अब सबको लगा कि मंत्री की गलती है, मंत्री को जल्दी बुलाया जाए। राजा ने हुक्म दिया मंत्री को बुलाने का। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। जल्लाद वह व्यक्ति होता है जो किसी को भी फांसी चढ़ाता है। तो मंत्री को लेकर जल्लाद फांसी पर चढ़ाने ले गया। अब मंत्री की कोई गलती थी ही नहीं, और गलती होगी भी तो एक दीवार गिराने के लिए, एक चमड़ा दिलाने के लिए किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था होती है, और कचहरी में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। तब जो जज साहब होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो दोनों पक्षों को सुनकर उचित न्याय करते हैं। जब उन्हें लगता है कि दोष किसका है, और दोषी को ही उचित दंड दिया जाता है। लेकिन किसी को इतना बड़ा दंड, किसी को मृत्यु दंड या फांसी ऐसे ही नहीं दे दी जाती। लेकिन ये अंधेर नगरी थी, राजा भी बेवकूफ़ था। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो। इसी इतना दुबला पतला था। आप देख रहे हैं ये जो मंत्री है, ये बहुत और फांसी का फंदा इसके गले में बहुत ढीला हो गया था। तो उसके गर्दन में फांसी का फंदा आता ही नहीं था, उसका गला उससे निकल जाता था बाहर। तो राजा ने ऐसा हुक्म दिया कि जिसकी मोटी गर्दन हो, गर्दन यानी होता है गला, उसको पकड़ कर लाओ और उसे तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। अब बताओ, जिसकी कोई गलती ना हो उसे भी सिर्फ इसलिए पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया जाए कि उसकी गर्दन मोटी है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है, ये पूरी तरह से अत्याचार है। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चलें आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो संतरी जो थे वो मोटी गर्दन वाला आदमी ढूंढने के लिए निकल पड़े। बाजार में उनको चेला मिल गया। चेला जो था वो हलवा खा रहा था। कहा संतरी ने, चलें आप फौरन। तो संतरी ने मतलब नौकरों ने कहा कि आप तुरंत चलिए, आपको राजा ने न्योता भेजा है। फौरन का मतलब होता है तुरंत। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला।
मगर आके पहुँचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। तो चेला बहुत खुश हो गया, उसे लगा कि आज तो महाराज ने न्योता दिया है, मतलब बहुत छक्कर खाऊँगा पेट भर कर, मन भर कर खाऊँगा, जो-जो मुझे खाने का मन होगा हर चीज़, क्योंकि राजा का न्योता है, महाराज का न्योता है, तो कोई छोटा-बड़ा थोड़ी होगा, बहुत ही अच्छा न्योता होगा, बहुत ही अच्छा खाना होगा। तो लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, तो उसे तो अजब ही झमेला दिखा, अजब ही रेलम-पेला दिखा, चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। "यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बकबक मचाओ।" तो राजा ने चेले को देखते ही कहा कि इसकी गर्दन मोटी है, ये ज़रूर फंदे में आ जाएगा, इसको पकड़ो और फांसी पर चढ़ा दो। चेले ने कहा कि कुछ मेरा दोस्त तो बताओ, मैंने क्या गलती की है जिसके अपराध में मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो राजा ने कहा कि तुम चुप रहो, बिल्कुल बकबक मत करो। मतलब जिसकी गलती कुछ भी नहीं थी, जिसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उसे ये भी नहीं बताया जा रहा था कि उसकी गलती क्या है। मगर था न बुद्धू था चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो चेला भी बहुत बेवकूफ़ नहीं था, वो दिमाग वाला था, चालाक था। उसने बहुत ही वहाँ पर शोर मचाया, हल्ला मचाया और कहा कि पहले मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन करा दो, मेरी अंतिम इच्छा है, उसके बाद भले ही मुझे फांसी पर चढ़ा देना। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो गुरुजी बुलाए गए, क्योंकि चेले की अंतिम इच्छा थी। उसने देखा कि चेला जो है वो रोता हुआ खड़ा है। गुरुजी आए और उन्हें चेले के कान में कुछ मंत्र फूँका, मतलब उसे कुछ उपाय बताया, उसके कान में कुछ कहा। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेलपेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। तो गुरु के आने के बाद और उनके कान में कुछ मंत्र बताने के बाद गुरु और चेला दोनों लड़ने झगड़ने लगे। दोनों में अजब होड़ लगी हुई थी। गुरु कहता था कि फांसी पे मैं चढ़ूँगा और चेला कहता था कि नहीं, फांसी पर चढ़कर मैं मरूँगा। तो इस तरह से दोनों बार-बार झगड़ रहे थे। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो दोनों हटाने से भी नहीं हट रहे थे और फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ झगड़ रहे थे। राजा को और बाकी लोगों को देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वहाँ कोई मिठाई थोड़ी मिल रही थी, कोई लड्डू पेड़े नहीं बँट रहे थे, वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जा रही थी और उसके लिए ऐसा लड़ाई झगड़ा, ऐसा तो उन्होंने आज तक नहीं देखा था। तो सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मरने के लिए ये दोनों लड़ रहे हैं। तो राजा आगे आए और उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तो गुरु ने आगे बात बताई, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, ना ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। मुहूर्त का अर्थ होता है मुहूर्त, मुहूर्त जो होता है उसे मुहूर्त कहते हैं। तो गुरु ने बताया कि महाराज बात यह है कि अभी ऐसा मुहूर्त चल रहा है कि इस समय जो मरेगा फांसी पर चढ़कर, वो छोटा मोटा राजा नहीं, वो बहुत ही चक्रवर्ती राजा बनेगा। चक्रवर्ती का अर्थ होता है कि जिसके सिर पर चक्र तनता है, मतलब पूरे संसार में उसका एक छत्र राज्य रहता है, उसे कुछ हराया नहीं सकता। तो उसके सिर पर ये संसार का छत्र, मतलब पूरी संसार पर उसका ही राज्य रहेगा, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, उसको कोई फिर हरा नहीं सकता। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो राजा ने कहा कि गुरु हैं, गुरु जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, गुरु का कथन थोड़ी झूठ होता है। तो राजा ने कहा कि ऐसी बात है तो तुम दोनों हटो और फांसी पर सिर्फ मैं ही टंगूंगा। मैं राजा हूँ तो मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने का अधिकार तुम दोनों से पहले है, इसलिए मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो राजा जो था वो फांसी पर चढ़कर मर गया। सब तरफ बहुत खुशियाँ मनाई जाने लगी, प्रजा बहुत खुश हुई, क्योंकि राजा बहुत मूर्ख था, बहुत बेवकूफ़ था और ऐसे कि राजा के राज्य में रहकर प्रजा भी बहुत ही अ, नुकसान में थी, प्रजा बहुत दुखी थी। तो हर तरफ बहुत बधाई मनाई जाने लगी, सब लोग बहुत खुश हो गए और
अंधेर नगरी थी, अनबुझ राजा था, उसके जाने से किसी को दुःख नहीं हुआ, उल्टा सब लोग बहुत ही खुशियाँ मनाने लगे। तो इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। बहुत ही मज़ेदार पाठ था।